हाँ भाई, अभी तो नहीं है कोई। वैसे कोई इतना कंसिस्टेंट कैसे है, मतलब हर क्लास में चेक करते हैं क्या लोग? या तो तुम में से ही है कोई पक्का। अभी कोई था ना आउटसाइडर पहले, मतलब गलती से भी किसी एक दिन जैसे कोई सिक्योरिटी इनेबल करनी रह जाए साथ के साथ। किस पे शक है? सिद्धार्थ तांगड़ा पे शक है? क्यों भाई? सिद्धार्थ ने ऐसा क्या किया भाई? अच्छा, बट यार बहुत कंसिस्टेंसी है, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इतना रेगुलरली देख पाना कि हाँ भाई। और इतने टीचर्स की आईडी हैं, अभी हर आईडी पे चेक करते हैं क्या वो कि हाँ भाई कहाँ पे लॉगिन किया जा सकता है? मतलब जो इतना वेला है उसके पास भी यही काम बचा है बस, और बहुत कुछ है करने को। हाँ भाई, आज आपकी फिर ऑफलाइन क्लास थी? कैसा लगा? अजीब लग रहा होगा इतनी देर बाद। ऑनलाइन इज बेटर, सही। अच्छा, आज वैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 3 डिस्कशन बोली हुई थी ना? अच्छा, बट आज अभी आगे पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन से कोई पढ़ाई नहीं हुई है। ठीक है, अगली क्लास में करेंगे डिस्कशन। वैसे भी आज वाली क्लास के बाद मतलब अभी कुछ खास काम होएगा नहीं। इसका होमवर्क। तो बच्चों, हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, हीट। ठीक है। और हीट का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज टेम्परेचर। सो टेल मी बच्चों, व्हाट इज हीट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीट? मतलब जनरली हम बस हीट को बच्चों ऐसे बोल देते हैं कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना? कोई इससे बेटर डेफिनेशन थोड़ी, मतलब जो ज्यादा एक्सप्लेन करे। हाँ बच्चों, एनीवन?
हाँ आदित्य, ठीक कह रहा हूँ। देखो बच्चों क्या होता है, हमने पहले एक चैप्टर पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी। वहाँ पे हमने कंसेप्ट पढ़ा था वर्क का, राइट? वर्क का क्या मतलब होता है? एनर्जी ट्रांसफर करना, है ना? जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी ने वर्क किया, तो बेसिकली क्या हो रहा होता है? वी आर ट्रांसफरिंग एनर्जी, राइट, बाय अप्लाइंग फोर्स, इजंट इट? वर्क डन का यही मतलब होता है ना बच्चों? तो अब बच्चों व्हाट हैपेंस इज कि एनर्जी ट्रांसफर करने के देर आर टू वेज। एक तरीका तो हम पढ़ चुके हैं अपने वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में। दैट मेथड इज बाय डूइंग वर्क। मतलब वर्क का क्या मतलब है कि भाई वही कि कोई फोर्स लगाओ और उससे डिस्प्लेसमेंट करो, देन यू कैन डू वर्क, और इन अदर वर्ड्स यू कैन ट्रांसफर एनर्जी। इट टर्न्स आउट कि देयर इज अनदर वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। This energy transfer takes place when there is a temperature difference. अच्छा बच्चों, ये जो चैप्टर है ना, ये सीबीएसई वालों ने मतलब बहुत ही झोल किया है। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं ना, इसमें जो इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या पार्ट कट किया हुआ है, क्या पार्ट एडेड है, मतलब मजाक ही कर दिया इन्होंने। मतलब हुआ क्या मेरे साथ कि मैंने पहले सिर्फ ना डिलीटेड पोर्शन देखा और मैंने कहा चलो बढ़िया हो गया कि ये है ही नहीं चैप्टर। उसके हिसाब से तो ये था कि ये पूरा चैप्टर ही नहीं है। और फिर उन्होंने जो पोर्शन इंक्लूडेड है उसमें भी लिखा हुआ है। मतलब बिल्कुल ही नहीं समझ आता कि क्या क्या है और क्या नहीं है। तो मैं आपको दिखाऊं सीबीएसई की मतलब जो ऑफिशियल साइट पे लिखा है, जिस तरह लिखा हुआ है। मतलब अभी तो हम सीबीएसई पे ही कर सकते हैं ना, क्योंकि जैसे फाइनली तो उनमें से ही बाकियों सबका बनेगा जो अभी ये रिव्यू कर रहे हैं और सारा कुछ है। बाकियों ने तो अभी कुछ दिया ही नहीं है। ये देखो जो मैं चैट में लिख रहा हूँ, ये जो मैंने पहले लिखा है ये सीबीएसई ने कहा है डिलीटेड। और ये जो मैंने बाद में लिखा है ये सीबीएसई ने कहा है इंक्लूडेड। मतलब मजाक ही हो गया है तो कि ऊपर लिख दिया कि कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन इज एक्सक्लूडेड, नीचे थर्मल कंडक्टिविटी इज इन सिलेबस, और वहां पे मतलब ये लिख दिया रिकैपिचुलेशन ओनली। मतलब आपको पता तो होना चाहिए कि वो क्या है। तो मतलब बिल्कुल ही दिखावा है।
तो चलो अच्छी बात यह है कि हमारे केस में तो अब होपफुली इन द नेक्स्ट 10 डेज क्लियर हो ही जाएगा कि क्या हो रहा है। तो हम स्टार्ट तो करते ही हैं। ओके, तो एज आई वाज टेलिंग यू कि इट टर्न्स आउट कि अगर हम दो बॉडीज के बीच में एक टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दें तो भी उनमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो तो जो हीट जो होता है बच्चों, हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, और ये कब होता है? जब दो बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हीट। तो हीट की एग्जैक्ट डेफिनेशन है, हीट इज form of energy transfer which takes place when there is temperature difference between two bodies. ठीक है, तो बच्चों क्या है कि मतलब आई थिंक आप समझ गए होगे कि फॉर्म ऑफ एनर्जी कहना या फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहना आर टू सेपरेट थिंग्स। तो हीट जो है दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, इट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो लेट अस से Karan Noor has lot of money, right? So what are the forms in which Karan Noor can have money? Maybe cash, maybe bank balance. ठीक है, that is form of energy. तो हम उसकी बात नहीं कर रहे। Now what are the ways in which Karan Noor can transfer money to all of us? What are the ways of money transfer बच्चों? आप सबने सुने होंगे अपने आसपास। One ways, maybe UPI, one ways, Paytm, one ways, RTGS, one ways, Google Pay, and so on, right? NEFT and so on. तो ये जो मैंने अभी बोले, UPI, NEFT, RTGS, what are these? These are forms of money transfer, right? So this is not money itself, it is just a way to transfer money, right? तो ऐसे ही हीट जो होता है, हम ये नहीं कहते, ऑल्दो हम पुरानी क्लासेस में ये बोलते आए हैं बट वो गलत है। तो हम ये नहीं कहते कि एक बॉडी के पास हीट एनर्जी है। ठीक है, इट मेक्स नो सेंस। तो मतलब हीट तो सिर्फ ट्रांसफर करने का तरीका है। ये बात समझ आ रही है बच्चों? और दूसरी बात बच्चों, ये एक अच्छा डाउट आया कि फिर टेम्परेचर क्या है? बताओ बच्चों।
तो बच्चों एक्चुअली टेम्परेचर और हीट की डेफिनेशंस इंटर रिलेटेड है, ठीक है। देयर इज प्रैक्टिकली नो डिफरेंस, एक की डेफिनेशन दूसरे पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर हम हीट की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है जब टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर मुझे टेम्परेचर डिफाइन करना हो तो मैं कैसे करूंगा फंडामेंटली, कि टेम्परेचर इज द क्वांटिटी whose difference results in energy transfer between the two bodies. समझ रहे हो बच्चों? मतलब टेम्परेचर इज ऑल्सो नॉट एनी फिजिकल प्रॉपर्टी एज सच ऑफ अ बॉडी, ठीक है। हम उसको बोल देते हैं कि डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, बट एज सच फिजिकली उसका कोई मीनिंग नहीं है। सो these definitions of heat and temperature are interrelated. तो बच्चों मुझे बताओ, क्या आप एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो? नो, ठीक है, यू कैनॉट डिफाइन टेम्परेचर ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। बेसिकली टेम्परेचर जो निकलता है वो कुछ हम देखेंगे आगे, वो कुछ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की कुछ प्रॉपर्टी का एवरेज करके टाइप्स निकलता है। आपने केमिस्ट्री में ऐसा कुछ पढ़ा हुआ है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, समथिंग लाइक दिस, या माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी? अच्छा, अभी वो नहीं आया होगा, ठीक है। तो मतलब जस्ट रिमेंबर दिस मच कि तो बच्चों हम देखेंगे कि टेम्परेचर इज सम सॉर्ट ऑफ एवरेज वैल्यू। It cannot be defined for a single molecule. ओके, तो अब बच्चों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी यूज डिफरेंट स्केल्स, ठीक है। तो द कंसेप्ट इज नोन एज थर्मोमेट्री, जहां पे हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल्स बनाते हैं, ठीक है। आ, बहुत सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। व्हाट वी डू इज, जैसे हम बच्चों कोई भी एक स्केल लेते हैं, ठीक है। उस स्केल के एक एक्सट्रीम पे हम मान लेते हैं एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। मतलब जहां पर भी हमें दिखा कि वाटर फ्रीज कर रहा है उसको एक एक्सट्रीम बोल दिया, दूसरे एक्सट्रीम को बोल दिया एज
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और जो भी मन किया उसके हिसाब से हमने इसमें कुछ नंबर ऑफ डिविजन्स कर दी, ठीक है। मतलब हमने दो एक्सट्रीम्स लिए, एक को बोला, मतलब ऑब्वियसली दोनों एक्सट्रीम्स को बोल दिया तो अपने आप ही डिविजन्स हो गई। तो उन दो एक्सट्रीम्स के बीच में हमने कुछ डिविजन्स कर दी इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो सेल्सियस स्केल है, सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को क्या बोल दिया, 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को बोल दिया एज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब ये 0 और 100 की एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो तो हमने बस डिफाइन इस तरह किया है स्केल को, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं, है ना, कि वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज करता है या मेल्ट करता है, रादर उल्टा है कि जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज करता है हमने उसको 0 डिग्री बोला है, समझ रहे हो। तो ऐसे ही बच्चों और स्केल्स होते हैं, जैसे वन स्केल इज फ़ारेनहाइट स्केल, जिससे हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हैं। उस स्केल के हिसाब से क्या है, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दिया, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दिया, ठीक है। ऐसे ही एक केल्विन स्केल है, उसमें फ्रीजिंग पॉइंट को 273 केल्विन बोल दिया, बॉइलिंग पॉइंट को 373 केल्विन बोल दिया। तो मतलब आप भी अपना स्केल बना सकते हो, बस कोई भी दो वैल्यूज बोल दो, उसके हिसाब से आपका भी स्केल बन गया। बच्चों मुझे सोच के बताओ, सारे स्केल्स में क्या सिमिलैरिटी होगी। जिस तरीके से हमने स्केल्स बनाए हैं, क्या कुछ हम मतलब रिलेशन बना सकते हैं। बना के देखो। हाँ दिव्यम, जो आप कह रहे हो मतलब उसको और फर्दर इलेबोरेट करो, मतलब जनरलाइज कर दो, क्या बना सकते हो उससे। नहीं बच्चों, मुझे ये जो मैंने स्केल्स दिए हैं इनके बीच के रिलेशंस मत बताओ, मतलब ये तो एग्जांपल दिया मैंने, इसको यूज करके मतलब ट्राई टू बिल्ड अप अ जनरल रिलेशन जो आप मतलब किसी भी स्केल के लिए लगा पाओ। अगर हम मतलब हम एक नया स्केल बना दें उसमें भी लग जाए।
आदित्य गर्ग, आदित्य जैन, ठीक है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो, व्हाट यू कैन से इज कि किसी भी स्केल के लिए जो उसने टेम्परेचर मेजर किया माइनस उसी स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर हुआ, अपॉन टी बॉइलिंग पॉइंट माइनस टी मेल्टिंग पॉइंट, ये कांस्टेंट होगा। सोचो ध्यान से। बेसिकली ये क्या बनाया हमने, रेशो बन गई। मतलब अगर एक स्केल पे 1/4 रेंज कवर हुई है तो दूसरे की भी 1/4 ही होनी चाहिए, राइट, एंड सो ऑन। बच्चों ये समझ आ गया? तो बस एक ये रिलेशन अपने को याद रखना है, इसके बेसिस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा। अच्छा ये मैंने MP कह लो, FP कह लो, ठीक है, एक ही बात है। T मतलब कोई भी टेम्परेचर, एनी गिवन टेम्परेचर, जो उस पे मतलब आप जो भी उस स्केल पे मेजर हो रहा है। ओके, तो बच्चों कोई भी स्केल दिया हो आपको सिर्फ यही बात पता होनी चाहिए और हमें कुछ नहीं पता होना चाहिए। इससे नेक्स्ट पार्ट बच्चों आता है थर्मल एक्सपेंशन। तो बच्चों क्या होता है कि जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वो बॉडी जो है वो एक्सपैंड कर जाती है, ठीक है। मतलब अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे सोचें कि ये एक्सपेंशन क्यों हो जाती है, तो बेसिकली ये हो जाता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे मतलब जो कोई भी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो चेंज कर जाता है, ठीक है। मतलब क्या इसको फिजिकली फील कर सकते हो कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड करती है? कोई एग्जांपल्स के साथ?
नहीं, मेल्टिंग डज नॉट नेसेसरली मीन कि बॉडी एक्सपैंड कर रही है। रादर आइस के केस में तो उल्टा होता है। जैसे यस, रेलवे ट्रैक्स इज वन एग्जांपल। रेलवे ट्रैक्स का टेम्परेचर बढ़ने पे मतलब दे एक्सपैंड, ठीक है, इसलिए रेलवे ट्रैक्स में थोड़ी सी स्पेसिंग दी जाती है। आप सबने वो एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि बॉटल के ऊपर एग रख दो, बॉटल को हीट अप कर दो, तो एग अंदर चला जाता है। देखा है ऐसा कुछ? देखना यूट्यूब पे। नैरो बॉटल लो, उसके ऊपर एग रख दो, बॉटल को हीट कर दो, तो एक्सपेंशन हो जाती है बॉटल का, जो मतलब जहाँ माउथ है, तो एग अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो थिंग्स एक्सपैंड ऑन इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, हमें मतलब वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू नो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होता है, कैसे होता है। बस ये एक जनरल बात माइंड में रखनी है। तो अब बच्चों, ये जो एक्सपेंशन है, आप सोचो कि जैसे बच्चों मान लो मैं ऐसे कोई भी एक जनरल सी बॉडी ले लेता हूँ। हम इस एक्सपेंशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर तो हम बॉडी के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स ले लें, 1 और 2, ठीक है, ये बच्चों कोई प्लेनर बॉडी होना जरूरी नहीं है, मतलब दिस कैन बी एनी 3D बॉडी, एंड 1 and 2 आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बॉडी। तो बच्चों, जब बॉडी एक्सपैंड करेगी तो ये 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, करेक्ट? अब अगर मैं इस बॉडी के ऊपर कोई भी एक छोटा सा सरफेस ले लूं, तो उसका एरिया भी एक्सपैंड करेगा, है ना, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। एंड अगर मैं बॉडी के अंदर कोई वॉल्यूम ले लूं, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो एक बार इमेजिन करके सोचो कि क्या एक्सपेंशन होने से बच्चों ये तीनों चीजें बढ़ेंगी, सेपरेशन भी, एरिया भी, और वॉल्यूम भी। ठीक है, तो अब हम उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं? तो बच्चों ये रिलेशन बन जाता है डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ये रिलेशन लेंथ को रिलेट कर देता है। डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। ये रिलेशन एरियाज को रिलेट कर देता है। और डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी। ये रिलेशन वॉल्यूम को रिलेट कर देता है, चेंज इन वॉल्यूम को कहना चाहिए रादर। तो 3 कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। अल्फा आ जाता है, अल्फा इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ
लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, सिमिलरली बीटा को हम कह देते हैं एज कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, और गामा को कह देते हैं कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ये कोई लॉ नहीं है, मतलब ये तो बच्चों कुछ, मतलब जहाँ पे भी बच्चों कोफिशिएंट्स आते हैं ना, वो सब मतलब दोज आर लाइक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड थिंग्स। और बच्चों जो लेफ्ट साइड वाली क्वांटिटी है, ये किस टाइप की क्वांटिटीज बन गई? पहले कभी ऐसी क्वांटिटीज बनी थी? स्ट्रेन, राइट। तो ये भी बच्चों स्ट्रेन ही है, बस इसको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेन। ठीक है जी। तो जो उस चैप्टर में था उसको इलास्टिक स्ट्रेन कहते हैं, इस चैप्टर में जो है इसको थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। और बच्चों ऑफ कोर्स इसको हम मतलब ये फॉर्मूला लगाते हुए हम ये अज्यूम करते हैं कि अल्फा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपके जो पे क्वांटिटीज हैं ये इटसेल्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट हो, तो आपका रिलेशन क्या बन जाएगा? तो जनरली तो हम अल्फा बीटा गामा को कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। अदरवाइज आपका जो रिलेशन है वो कैसा बन जाएगा? इस फॉर्म का dl/l इज इक्वल टू अल्फा dt। तो अगर आपको अल्फा की वेरिएशन पता है विद टेम्परेचर, तो आप उससे लेंथ निकाल सकते हो, राइट। हाँ, तीनों ही थर्मल स्ट्रेन्स हैं, लेंथ एरिया वॉल्यूम तीनों ही थर्मल है, कोई फर्क नहीं है।
ये बच्चों अल्फा बीटा गामा के यूनिट्स क्या हो गए? वन बाय टेम्परेचर, राइट? ओके, अब बच्चों ये जो एक्सपेंशन है, इसमें बच्चों एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी, कि जो एक्सपेंशन होती है इट इज यूनिफॉर्म इन ऑल डायरेक्शंस। हम बात कर रहे हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल्स की। आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है? जिनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम हो। ठीक है, मतलब बॉडी हर तरफ को एक्सपैंड करेगी। अब इससे क्या फर्क पड़ता है बच्चों? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, बच्चों लेट से ये कोई शीट है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे दो सर्कुलर होल्स हैं। मैं इस शीट के ऊपर कुछ पॉइंट्स ले रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो मतलब मेरे पास ये डिस्टेंसेस आ गए, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ, ठीक है। मान लो हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, तो बताओ कौन सी वैल्यूज इंक्रीज करेंगी, कौन सी डिक्रीज करेंगी? ध्यान से सोचो बच्चों।
तो बच्चों अभी तो मतलब ऑनलाइन में तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बात समझा सकता हूँ। देखो ये इनिशियल सिचुएशन है, ठीक है। लुक एट द फिगर वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। फिगर पे ध्यान रखना पूरा। हमने कहा टेम्परेचर बढ़ाने पे एक्सपेंशन यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, प्लीज लुक एट द फिगर केयरफुली, ऐसे हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, दोबारा दिखाऊं। पहले बॉडी ऐसे है, अब ऐसे हो गई। बोलो भाई, बताओ। यस, सारे डिस्टेंस बढ़ेंगे, सब कुछ बढ़ेगा। तो मतलब आपको लग रहा है कि ऐसे तो कैविटी का साइज भी बढ़ गया, तो यस बढ़ेगा, क्या दिक्कत है। मतलब अगर आप सोचते, मैंने जितने पॉइंट्स लिए हैं सारे बॉडी के ऊपर ही है ना, तो इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ही अल्फा डेल्टा टी अप्लाई होगा, इजंट इट। तो मतलब एक्सपेंशन इज एग्जैक्टली लाइक कि आपने एक फोटो को जूम कर दिया। तो जूम करने पे क्या होता है, सारे डिस्टेंसेस बढ़ जाते हैं ना, वही चीज यहाँ पे हो रही है। बच्चों बात समझ आई। तो मतलब ये एक नोट ही कर लो, ऊपर वाली लाइन से इतना क्लियर नहीं होगा कि तो अब बच्चों हमारे जिन भी फॉर्मूलाज में किसी भी टाइप की कोई लेंथ इन्वॉल्व है, ठीक है, वो उन सब सारे फॉर्मूलाज में लेंथ हो गई या वॉल्यूम इन्वॉल्व हो गया या एरिया इन्वॉल्व हो गया, उन सब सारे फॉर्मूलाज में अब हम एक्सपेंशन के साथ मतलब बना सकते हैं क्वांटिटीज। कैसे, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हो कि दिस इज लाइक applications of thermal expansion।
जैसे बच्चों ये कोई सॉलिड हो गया, ये किसी लिक्विड के अंदर पड़ा है, ठीक है। अब बच्चों 1 मिनट, इससे पहले हम एक रिलेशन पहले डेंसिटी का निकाल लेते हैं। मुझे फटाफट बच्चों निकाल के दिखाओ, डेंसिटी का क्या रिलेशन बनेगा विद टेम्परेचर। बताओ बच्चों, डेंसिटी का क्या रिलेशन बन जाएगा। तो बच्चों हमें पता है कि किसी भी बॉडी के लिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो क्वांटिटी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। तो दैट हैज़ टू बी ऑलवेज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होगी, रो नॉट इंटू वी नॉट अपॉन वी। अब वी क्या होगा, कैन आई राइट वी एज वी नॉट इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये समझ आया बच्चों रिलेशन। ओके, अब बच्चों इसके बेसिस पे मुझे बताओ यहाँ पर कि जैसे अगर हम बॉइंट फोर्स निकालें, वो क्या बन गई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वी आई इंटू जी, है ना। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या बन जाएगी बॉइंट फोर्स, बताओ।
बस सिंपली पुट कर देते हैं, लिक्विड की डेंसिटी क्या बन जाएगी, रो लिक्विड ओवर 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, करेक्ट। इमर्स वॉल्यूम क्या बन जाएगा, वी आई इंटू 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी इंटू जी। तो ये क्या बन गया, एफ बी इंटू 1 प्लस गामा सॉलिड डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी, राइट बच्चों। कुछ आया समझिए कैसे लिखा है। ऐसे बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन बन सकती है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। तो ये आगे आएगा कि इट्स वो टर्न्स आउट कि एक पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, वैसे आपने फॉर्मूला बहुत बार सुना होगा, वो एल रेज टू पावर हाफ पे डिपेंड करता है बच्चों, ठीक है। तो हम एरर्स वाले मेथड से क्या कह सकते हैं, डेल्टा टी बाई टी क्या बन जाएगा, हाफ डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल बाई एल क्या, हाफ अल्फा डेल्टा टी। तो आपको पता चल गया कि टेम्परेचर चेंज करने से पेंडुलम के टाइम पीरियड में कितना फ्रैक्शनल चेंज आएगा। ठीक है, हाँ, दिस इज ऑफ कोर्स अज्यूमिंग स्मॉल चेंजेस, राइट। और वो बच्चों क्या होता है कि जनरली स्मॉल चेंजेस ही होते हैं, बिकॉज जो अल्फा होता है दिस इज वेरी स्मॉल। अल्फा मतलब 10⁻⁻⁵ के ऑर्डर का होता है जनरली। ठीक है, ऐसे ही मान लो प्रेशर है रो जी एच, तो वहां पे रो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। मतलब जहां पर भी आप सोच सकते हो, जहां पे भी कोई फॉर्मूला में डेंसिटी आ गई, लेंथ आ गई, वहां पे ये टेम्परेचर वेरिएशन वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें कोई डाउट बचो। ओके, तो जो एग्जांपल ट्राई करो। अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल है बच्चों, try to find relation between अल्फा बीटा गामा।
हाँ, दिस विल नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ बॉडी, ये जनरल रिलेशन ही आएगा। तो बच्चों आप तो कोई भी क्यूबॉइडल या मतलब रेक्टेंगुलर शेप लेके कर दो प्रूफ फटाफट। नहीं विदुषी, दोबारा करो। आस्था ठीक है। ऐसे बच्चों कोई भी शीट ले लो। राइट, ऐसे कर सकते हैं बच्चों। So you get beta equal to 2 alpha. Similarly, you can prove gamma equal to 3 alpha.
तो इसलिए आपके पास क्या आ जाएगा, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें, 6 अल्फा इक्वल टू 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा। आ गया समझ बच्चों? अच्छा, ऐसे ही हम जो क्वेश्चन बना सकते हैं कि जैसे मान लो ये एक वेसल है, इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, मतलब वेसल का गामा एस हो गया, इसका गामा एल हो गया, एंड इसका वॉल्यूम अभी जो है वो वी है। तो 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 बच्चों व्हाट विल बी apparent increase in volume? मतलब एक बार सोचो, मैंने apparent वर्ड क्यों यूज किया? तो बच्चा apparent वाली बात तो आप समझ गए होगे, है ना? क्यों? क्योंकि वेसल इटसेल्फ भी एक्सपैंड कर रहा है। तो हमें कितना इंक्रीज दिखेगा बच्चों? सीधा ही है ना, मतलब बोलो भाई, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं? है ना, सिंपल ही है भाई। गामा एस वी डेल्टा टी वेसल एक्सपैंड करेगा,
गामा एल डेल्टा टी लिक्विड एक्सपैंड करेगा, तो हमें तो उसका डिफरेंस ही नजर आएगा। तो समटाइम्स ये जो क्वांटिटी होती है, इसको हम ये भी बोल देते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ, मतलब गामा एपरेंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो भैया एपरेंट पूछा तो सीधा एपरेंट निकाल के बता दो। नहीं, वी आर सेइंग कि हमें लिक्विड का वॉल्यूम में कितना एपरेंट चेंज दिखेगा, कि वो डिफरेंट हो गया बिकॉज वेसल भी एक्सपैंड कर रहा है। नहीं नहीं, सी समझो, लिक्विड, अगर क्वेश्चन ये होता है कि लिक्विड कितना एक्सपैंड कर रहा है, तो ऑब्वियसली लिक्विड जो एक्सपैंड कर रहा है वो गामा एल इंटू वी इंटू डेल्टा टी होगा। यहाँ पे वी आर यूजिंग द वर्ड अपरेंट, कि हमें कितना दिख रहा है। हमें ये दिखेगा क्योंकि वेसल भी एक्सपैंड करके होगा। मतलब फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वेसल भी एक्सपैंड कर रहा है, तो हमें क्या नजर आएगा, इसीलिए अपरेंट वर्ड यूज किया है। अगर हम कहते हैं एक्चुअल, तब तो ऑब्वियसली उसका वेसल के गामा से कोई लिंक ना होता। ठीक है, इमेजिन इट दिस वे, कि मान लो अभी आधा भरा हुआ है लिक्विड। अब अगर लिक्विड और वेसल दोनों का गामा सेम हो, तो दोनों सेम अमाउंट से एक्सपैंड कर जाएंगे, तो आपको बाद में भी ऐसा ही लगेगा कि लिक्विड आधा भरा हुआ है वेसल के अंदर। ठीक है, तो अपरेंट का क्या मतलब होता है, जो नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों एक और केस बनाते हैं। तो एक कोई स्केल है, वो टी नॉट पे करेक्ट रीडिंग देता है। इसने कुछ एल यूनिट्स मेजर किया एट सम टेम्परेचर टी ग्रेटर देन टी नॉट। ठीक है, कोई ये रॉड की लेंथ मेजर कर रहा था। ठीक है, तो उसने स्केल ने एल लेंथ दिखाई। तो हमें बताना है, फाइंड द लेंथ ऑफ रॉड एट टेम्परेचर टी, मतलब टी पर रॉड की सही लेंथ क्या होगी, ये बताना है हमें। फिगर बना के ट्राई करो।
नहीं हर्ष, हमने पिछला क्वेश्चन तो सिंपली इतना सोचा है कि मतलब जस्ट कंपेयर टू वॉल्यूम्स, मतलब इसको आप ऐसे बोल दो कि रिलेटिव टू वेसल कितना इंक्रीज किया वॉल्यूम। नहीं, हमें एट टी नॉट नहीं बताना, एट टी बताना है। तो हो गया भाई। अच्छा, वो तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर हमारा स्केल लेंथ एल दिखा रहा है, तो अगर हमारा स्केल लेंथ एल दिखा रहा है, तो जो जो रॉड की लेंथ है, वो लेंथ एल से, वो एल से कम होएगी या ज़्यादा होएगी? पहले तो ये बताओ। मतलब शुड योर आंसर बी ग्रेटर देन एल और लेस देन एल? एल से बड़ा होगा ना आंसर आपका?
नहीं, यू आर नॉट गिवन एनीथिंग रिगार्डिंग एक्सपेंशन ऑफ रॉड, और आपको उससे मतलब भी नहीं है क्योंकि आप तो टेम्परेचर टी पे ही मेजर कर रहे हो। तो बच्चों, स्केल जिस लेंथ को, मतलब ये सिर्फ आई मीन लैंग्वेज का खेल था तो कुछ भी नहीं। स्केल जिस लेंथ को एल दिखा रहा है, वो लेंथ अब है कितनी असली में? वो लेंथ असली में तो एल इंटू वन प्लस गामा एस डेल्टा टी हो गई ना। अल्फा एस, सॉरी, हाँ। नो, दिस डज नॉट मीन, सी, आप रॉड की लेंथ किसी और टेम्परेचर पे तो कमेंट ही नहीं कर सकते बिकॉज आपको रॉड का तो कोफिशिएंट दिया ही नहीं हुआ, राइट? तो आपको नहीं पता कि रॉड की क्या लेंथ होएगी, और आपको उसको कुछ करना भी नहीं है क्योंकि आपको तो टेम्परेचर टी पे ही पूछा है कि रॉड की क्या लेंथ है। तो आपका क्वेश्चन तो सिंपली इतना है कि स्केल जिस लेंथ को एल दिखा रहा है वो लेंथ असली में कितनी है। तो वो असली में तो एक्सपैंडेड लेंथ है, और वो एक्सपैंडेड लेंथ क्या बन गई? एल इंटू वन प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, इजंट इट बच्चों? सोच लो एक बार। थिंक ऑफ इट दिस वे, मान लो अभी टेम्परेचर टी नॉट है, ठीक है, ये लेंथ है एल है, तो अभी तो ऑब्वियसली ये लेंथ है एल ही है। अब हमने टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ा दिया, तो मैं एग्जैजरेटेड फिगर बना रहा हूँ। जब हमने टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ा दिया तो जो ये वाला डिवीजन है, मान लो वो यहाँ चला गया,
अब स्केल तो इस लेंथ को L कह रहा है ना? अब जो ये वाली लेंथ है, स्केल तो इस लेंथ को L कह रहा है, बट हमें तो ये पता है ना कि ये लेंथ L नहीं है, ये तो जो T0 पे लेंथ L थी वो एक्सपैंड होके बनी हुई है। तो ये ब्लू वाली लेंथ क्या है? Isn't it simply T0 into 1 plus alpha delta T? तो बस वही हमारा आंसर हो गया। क्या ये बात समझ आई बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। तो बच्चों आपने कल तक 013A के टेम्परेचर और थर्मल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े से ही होंगे। ठीक है, बाकी वो सॉलिड फ्लूइड्स का भी थोड़ा सा कुछ पार्ट डिस्कस कर लेंगे। चलो ओके बच्चों, बाय। मॉड्यूल अभी नहीं, बाद में पढ़ना है। मॉड्यूल तो पढ़ना ही होता है, मतलब अभी ज़रूरत नहीं है।